तो चलिए देखिए, जीआईटी में हम लोगों ने देखने इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें, बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे बाहर एक लेयर है जिसको हम, जैसे मान लीजिए ये हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में ऐसे आप देखेंगे बीच में एक खाली जगह है जो ल्यूमन है, जहाँ से पानी जाता है, खाना जाता है, जो भी है। तो इसको बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो 4 लेयर है। सबसे, अब इसी की हिस्टोलॉजी हम बनाएंगे और आज एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलैरिस, फिर सब म्यूकोसा, ये मान लीजिए सब म्यूकोसा है। फिर उसके बाद म्यूकोसा, सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकोसा कहा जाता है, सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकोसा कहा जाता है, और बाद में है ल्यूमन। तो देखिए ये 4 लेयर है। 4 लेयर में ये सबसे बाहर क्या है, सिरोसा है। फिर इसके बाद क्या है, मस्क्यूलैरिस। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे। मस्क्यूलैरिस यहाँ पे, ठीक है, मसल्स पाए जाते हैं, मसल्स पाए जाते हैं। और इसके बाद ये है सब म्यूकोसा, ये आर है, मस्क्यूलरिस में ये आर है, सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर है म्यूकोसा, म्यूकोसा। और ये बीच में जो खाली स्पेस है इसको हम लोग कह देते हैं ल्यूमन, ल्यूमन। तो देखिए सिरोसा, सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट है, और म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट है। तो आपको ऐसे अरेंज करने को आए कि फ्रॉम आउटर टू इनर, सबसे आउटर से इनर की तरफ, आउटर से इनर की तरफ जो लेयर्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, वो है सिरोसा, ठीक है। सिरोसा के बाद है मस्क्यूलैरिस, मस्क्यूलैरिस के बाद है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद है म्यूकोसा, आउटर टू इनर। चलिए तो अब हम आपको थोड़ा सा ये हिस्टोलॉजी को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, इस हिस्टोलॉजी को हम एक दूसरे तरीके से समझा दें ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझो। सबसे बाहर मान लो ये हम सबसे बाहर बना रहे हैं, और मान लो ये हमने बना दिया सिरोसा। एक लेयर हो गई सिरोसा, दूसरी लेयर हो गई ये सब, ये हो गई मस्क्यूलैरिस, तीसरी लेयर ये हो गई सब म्यूकोसा, चौथी और आखिरी लेयर है ये म्यूकोसा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। म्यूकोसा की ही फोल्डिंग होती है, आप जानते हो म्यूकोसा की जो फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ, इसी को क्या कहते हो आप, म्यूकोसा की ही फोल्डिंग है ये। अभी अभी देखो, अभी आपको कैसे समझ में आता है, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, एकदम बेहतरीन आएगा समझ में। नहीं नहीं नहीं, एकदम परेशान नहीं होना। ऐसे कैसे परेशान हो जाओगे आप लोग मेरे रहते। देखो सबसे बाहर है ये सॉरी, सबसे बाहर की देखते हैं इन लेयर में क्या है। सबसे बाहर की जो लेयर है ना, इसको कहते हैं सिरोसा। दूसरी लेयर है, इसको कहते हैं मस्क्यूलैरिस। तीसरी लेयर है, इसको कहते हैं सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा। और चौथी लेयर है, इसको कहते हैं म्यूकोसा। पहले अभी म्यूकोसा छोड़ दो। अच्छा, म्यूकोसा के बाद अंदर, सबसे अंदर क्या होगा, ये तो ल्यूमन होगा, ये तो हमें पता है। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो जो खाली जगह है वो क्या हो जाएगा, ल्यूमन हो जाएगा। यस और नो। अब मान लो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मान लो इसोफेगस है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मान लेते हैं कि ये इसोफेगस है। मतलब इसोफेगस के सिरोसा में क्या है, मस्कुलैरिस में क्या है, सम्यूकोसा में क्या है, म्यूकोसा में क्या है, ये देखेंगे। फिर मान लो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये है स्टमक, ये है मान लो स्टमक। मतलब ये हम देखेंगे कि ये स्टमक के सिरोसा में क्या है, मस्कुलैरिस में क्या है, सब म्यूकोसा में क्या है, और म्यूकोसा में क्या है।
फिर इसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। मान लो इसको देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ खास नहीं है तो हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले मान लो डिओडेनम है, ये चलो मान लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम वाला पोर्शन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन है? ये वाला जो पोर्शन है, चलो इसको ऐसे हटा देते हैं। आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? तो मान लो इसको हमने लिख दिया दिस इज डिओडेनम, और मान लो यहाँ पे जेजुनम और इलियम, जेजुनम और इलियम। तो ये हम देखेंगे इन सब में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहली चीज जेजुनम और इलियम में ही आपका ये जो विलाई और माइक्रोविलाई हैं सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। एक मिनट, जेजुनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में, क्योंकि जेजुनम आपने देखा सबसे, डिओडेनम के बाद जो जेजुनम है वो सबसे बड़ा है। तो देखो ये जेजुनम। अब हम इस म्यूकोसा का, म्यूकोसा में 3 लेयर होती है। ये देखो म्यूकोसा है ना, म्यूकोसा में फर्दर 3 लेयर होती है। तो आइए इन 3 लेयर को म्यूकोसा में हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं इस म्यूकोसा की 3 लेयर को। तो म्यूकोसा की 3 लेयर के बारे में हम सबसे पहले, ये म्यूकोसा मस्कुलैरिस, म्यूकोसा में ही फिर फर्दर 3 लेयर है, म्यूकोसा मस्कुलैरिस, लैमिनिया प्रोप्रिया, लैमिनिया प्रोप्रिया और एपिथेलियल म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में भी 3 लेयर होती है, ठीक है। म्यूकोसा की ही फोल्डिंग होती है, विलाई, माइक्रोविलाई, ये सारी चीज। तो देखो म्यूकोसा में हमने ये 3 लेयर क्या बनाया, ये म्यूकोसा की 3 लेयर हमने क्या बनाया, ये है म्यूकोसा मस्कुलैरिस। अरे अच्छा, ये है म्यूकोसा मस्कुलैरिस, ध्यान से। फिर एक लेयर है जिसको कहते हैं लैमिनिया प्रोप्रिया, फिर इस वाले को कहते हैं एपिथेलियल म्यूकोसा। जो ये है आखिरी वाला, इसको कहते हैं एपिथेलियल म्यूकोसा, एपिथेलियल म्यूकोसा। तो अब आइए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये तीनों आते हैं म्यूकोसा के अंतर्गत। अब एकदम ध्यान से चीजों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम मजा आ जाएगा आप लोग की, भूलोगे ही नहीं। ये मेरा खुद का ये तरीका है आपको बताने का। तो बस एक बार ये समझो कि सबसे बाहर सिरोसा है, सिरोसा वाले में देखेंगे क्या क्या होता है। उसके बाद वाली जो लेयर है मस्कुलैरिस है, सब म्यूकोसा है, फिर म्यूकोसा, म्यूकोसा में भी सबसे पहले म्यूकोसा मस्कुलैरिस है, फिर उसके बाद क्या है, लैमिनिया प्रोप्रिया है, और फिर उसके बाद एपिथेलियल म्यूकोसा है। और ये म्यूकोजल फोल्डिंग है एपिथेलियल म्यूकोसा की, ये म्यूकोजल फोल्डिंग है। यही फोल्डिंग क्या है, विलाई, माइक्रोविलाई, रूगी, ये सारी चीजें हैं। अब आइए हम देखते हैं ईसोफेगस में। सबसे पहले आइए आप ईसोफेगस के अंदर, देखो ईसोफेगस में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरोसा एब्सेंट है। वाह, सबसे पहली बात, ईसोफेगस में सिरोसा एब्सेंट है, सिरोसा एब्सेंट। हमारी जो ईसोफेगस है ना, वहां सबसे बाहरी लेयर सिरोसा नहीं है। सिरोसा नहीं है तो क्या होता है, वहां पे एक लेयर, पतली सी लेयर होती है, उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कह देते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट। एक बहुत पतली लेयर होती है जिसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर कभी सवाल आ गया कि सिरोसा कहाँ एब्सेंट है ईसोफेगस में, चलिए ईसोफेगस के मस्कुलरी, चलो यहाँ पे क्या है, स्टमक में कनेक्टिव टिश्यूज,
ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज लाइक बहुत सारे कोलेजन फाइबर ये सब। यहाँ पे भी सिरोसा में क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी कनेक्टिव टिश्यू, सबसे बाहर वाली लेयर प्रोटेक्टिव होती है, तो इसका जो है काम क्या है, प्रोटेक्शन का। केवल आप कहेंगे ईसोफेगस में सिरोसा नहीं है, बाकी हर जगह सिरोसा है। और सिरोसा की सबसे जो ये कनेक्टिव टिश्यू का बना है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। अब आइए हम मस्कुलैरिस में देखते हैं। जानते हैं मस्कुलैरिस में क्या होता है? आउटर साइड में बाहर की तरफ मसल्स के ऐसे बंडल्स होते हैं, पूरे ईसोफेगस से लेके, ईसोफेगस में भी, स्टमक के अंदर भी, किसके, मसल्स के बंडल पाए जाते हैं जिनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। तो मस्कुलैरिस में मसल है और पूछा जाता है कि कौन सी मसल है, तो देखो इस मसल को हम कह देते हैं इस मसल को अभी हम बढ़िया से एकदम बता रहे हैं, इस मसल को कह देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे देखो LML लिख देते हैं। LML समझते हो ना आप, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। तो अब कोई पूछे, देखो कैसे, ये इंटेस्टाइन को आप बाहर से देखोगे, पूरे ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, सब जगह सबसे बाहर आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर है। ठीक, चलिए फिर क्या है, आगे देखते हैं। फिर इसी मस्कुलैरिस में थोड़ा आगे जाएंगे तो इनर साइड में, इनर, अब यही सवाल सबसे पहले पूछ दिया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल कहाँ है और सर्कुलर कहाँ है। तो L के बाद O आ रहा है, तो आउटर मतलब बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल है, सर्कुलर C के बाद I आ रहा है, तो इनर साइड में सर्कुलर मसल है। ऐसे आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो दूसरी क्या है, ये देखो सर्कुलर मसल लेयर, सर्कुलर मसल पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, तो इसको हम कह देते हैं CML, मतलब सर्कुलर मसल लेयर। मतलब इसमें भी है, इसोफेगस में भी है, स्टमक में भी है, इंटेस्टाइन में भी। कैसे याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल में L के बाद O आ रहा है, तो आउटर साइड में है लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे याद रख लीजिए। सर्कुलर में C के बाद I आ रहा है, तो इनर साइड में है सर्कुलर, इनर। ठीक, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताने जा रहे हैं। जानते हैं, एक यूनिक सा चीज जो स्टमक है ना, बस हम उसकी बात अब करेंगे। स्टमक में एक और एडिशनल मसल लेयर होती है इसी मस्कुलैरिस के अंदर ही। स्टमक में जो ये एडिशनल मसल लेयर होती है, इसको पता है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑब्लिक मसल लेयर, OML लिख दे रहे हैं। अब कभी कोई पूछे कि ये ऑब्लिक मसल लेयर है कहाँ, तो आप कहिएगा कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ऑब्लिक मसल लेयर बस स्टमक में। चलो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको मैंने बना दिया, दिस इज व्हाट द ऑब्लिक मसल लेयर। हाँ, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, शांति से पढ़िए। ऑब्लिक मसल लेयर बस और बस स्टमक के मस्कुलैरिस में है, बाकी और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऑब्लिक मसल लेयर बस और बस स्टमक के मस्कुलैरिस में है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बाहर लॉन्गिट्यूडिनल, अंदर सर्कुलर, चाहे इसोफेगस से इंटेस्टाइन तक। लेकिन स्टमक में एक और एडिशनल मसल लेयर है जिसको कहते हैं ऑब्लिक। हमारा स्टमक ऐसे ऑब्लिक होता है ना, इससे भैया होता है कि नहीं, ऐसे स्टमक ऐसे होता है ना। ठीक,
तो थोड़ा ऑब्लिक साइड में है, इसलिए यहाँ पे एक ऑब्लिक मसल लेयर देखने को मिलता है। अब जो आपके पीजीटी में एक सवाल आया था, उस सवाल को हम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिन बाद क्लास चल रही है, इसलिए सब मस्त पढ़ रहे हैं। तो पीजीटी क्या हर जगह ये सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हमारे स्टमक के अंदर नर्व्स के बहुत सारे प्लेक्सस पाए जाते हैं, न्यूरॉन के, हमारे मतलब एलिमेंट्री कैनाल में। उन नर्व प्लेक्सस को क्या कहा जाता है? तो उन नर्व प्लेक्सस को क्या कहा जाता है ये हम समझते हैं। देखिए, एक नर्व का गुच्छा होता है, आप यूं समझो न्यूरॉन का गुच्छा होता है मस्कुलरिस लेयर में। इस न्यूरॉन के गुच्छे को जानते हैं क्या कहते हैं? ये समझ लो पूरा ईसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन तक, इसको कहा जाता है मीजनर प्लेक्सस। अब सवाल है, मीजनर प्लेक्सस पाया कहाँ जाता है? पहली चीज देखो, आप डायग्राम से देख लोगे ना, एकदम मजा ही आ जाएगा आपको। देखो इसको, अब आप देख के बताओ मीजनर प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है? तो आप कहोगे कि मीजनर प्लेक्सस है मस्कुलरिस में, मीजनर प्लेक्सस, ठीक। ये न्यूरॉन का गुच्छा है, न्यूरॉन का गुच्छा है, नर्व्स के प्लेक्सस है, इसको कहा जाता है। अब आप देख के बताओगे कि ये मस्कुलरिस में है और किसके बीच है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में है। ये ऑब्लिक मसल तो छोड़ दो, बस स्टमक में है। तो अगर आपसे कोई पूछे वो मीजनर प्लेक्सस कहाँ है, तो आप कहोगे ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में है। इनका फंक्शन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। मस्कुलरिस में है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में है, पहला। दूसरा एक और प्लेक्सस है, इस दूसरे प्लेक्सस को जानते हैं क्या कहा जाता है? इस दूसरे प्लेक्सस को कहा जाता है माइंट्रिक प्लेक्सस। इस दूसरे नर्व के गुच्छे को कहा जाता है ऑरबैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस। ये जो माइंट्रिक प्लेक्सस या ऑरबैक प्लेक्सस है, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये कहाँ है, तो आप कहोगे ये सब म्यूकोसा में है, और सब म्यूकोसा में बिलो सर्कुलर मसल लेयर है। सब म्यूकोसा में है कहाँ? तो सब म्यूकोसा में आप कहोगे बिलो सर्कुलर मसल लेयर। तो सब म्यूकोसा में कहाँ है भाई? बिलो सर्कुलर मसल लेयर। इन सबको थोड़ा सा थिक बना दे ताकि ये लेयर लेयर अपना अलग समझ में आती रहे। अब मुझे बताइए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइंट्रिक प्लेक्सस। माइंटेरिक प्लेक्सस, माइंटेरिक प्लेक्सस। ये कहाँ है? सब म्यूकोसा में है, बिलो सीएमएल। सीएमएल के नीचे है ना, दिख रहा है ना ये बिलो सीएमएल। तो देखो ये सवाल बार बार पूछा जाता है, ये सब न्यूरॉन्स के गुच्छे। आपको ऐसी हिस्टोलॉजी बता देंगे, जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे इसको, और सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज कैसे कैसे है। पहले तो हम लोग रटते हैं ना बस। अब आइए हम सब म्यूकोसा में वैसे होता क्या है इन जनरल, अगर हम बात करें कि सब म्यूकोसा में क्या होता है, तो इन जनरल सब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है, तो आइए देखिए, सब म्यूकोसा के अंदर हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सब होती हैं। तो अच्छा सवाल ये है कि ब्लड वेसल्स आई कहाँ से? भाई जो एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, कुछ चीजें स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं, तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहीं से ब्लड, इसी में ब्लड वेसल होती हैं जो स्टमक तक गई हैं। सपोज करो ये स्टमक तक गई है, ये ब्लड वेसल है। इंटेस्टाइन में ऐसे ब्लड वेसल है, तो चलो हम उसको ऐसे ना दिखा के, ठीक है, दूसरे तरीके से थोड़ा दिखा देते हैं। ऐसे ना दिखा के इसको हम, इसकी ओरिजिन यहीं पे दिखाए। क्या हो रहा है यार?
तो मान लो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि यहाँ पे भाई बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, बहुत सारी यहाँ पे ऐसे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स भी है, लिम्फेटिक वेसल लिम्फ से जो निकलती है, तो ब्लड वेसल है, लिम्फेटिक वेसल है, न्यूरॉन्स हैं, ये सब। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ब्लड वेसल्स कहाँ होती हैं, ठीक है, तो हमें बता देना है कि देखो ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स ये होते हैं हमारे ऐसे न्यूरॉन्स। चलो बना दिया ऐसे ब्लड वेसल्स। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारे इसमें सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और न्यूरॉन्स। लेकिन एक और चीज है, पता है क्या? डियोडेनम के अंदर जैसे ही आप आएंगे, ये डियोडेनम है ना, डियोडेनम में सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड भी है। आप कहोगे कौन सी ग्लैंड है, जल्दी बताओ। सारी ग्लैंड म्यूकोसा में होती हैं, ग्लैंड्स सारी म्यूकोसा में होती हैं, हम बार बार कहे हैं। चाहे आप कितनी जो भी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप गोबलेट ग्लैंड पढ़ लीजिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ लीजिए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ लीजिए, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन, ये सब कुछ म्यूकोसा में है। लेकिन एक ऐसी ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसा में पाई जाती है, वो भी डियोडेनम के सब म्यूकोसा में। तो आप देखिए ये डियोडेनम है, वेरी गुड। ये डियोडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड है। अब आपसे कोई कह दे कि चलो बता दो कि ऐसी ग्लैंड जो कि सब म्यूकोजल ग्लैंड है, तो आप कहोगे ब्रूनल, ब्रूनर। देखो आप नीचे देख रहे हो डियोडेनम, डियोडेनम के सब म्यूकोसा में, डियोडेनम के सब म्यूकोसा में है। चलो अब आते हैं, अब हम आते हैं मस्कुलैरिस के अंदर। मस्कुलैरिस में देखो भाई, अरे सॉरी म्यूकोसा, म्यूकोसा, म्यूकोसा मस्कुलैरिस में स्मूथ मसल्स, बहुत सारी ऐसे मसल्स होती हैं। तो म्यूकोसा मस्कुलैरिस में बहुत सारी ऐसे मसल्स हमने बना दिया कि चलो अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, स्मूथ मसल्स लिख दिए, यहाँ पर ये हो गई स्मूथ मसल। अब आइए लेमनिया प्रोप्रिया। लेमनिया प्रोप्रिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है तो ये सब कुछ म्यूकोसा ही, म्यूकोसा मस्कुलैरिस, लेमनिया प्रोप्रिया और एपिथेलियल। यहाँ पर पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस, इसको कह दिया हमने पेयर्स पैचेस। अब आप कहोगे ये पेयर्स पैचेस क्या है? पेयर्स पैचेस एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इसको माल्ट क्यों कहते हैं भाई? माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड कहते हैं। देखो याद रखना, वैसे लिम्फॉइड ऑर्गन जनरली म्यूकोसा में ही पाया जाता है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये माल्ट क्या है? एक गाल्ट है, गाल्ट बताया था, ये माल्ट भी एक गाल्ट है। गट एसोसिएटेड मतलब गट इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला माल्ट है, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में है, तो इसलिए इसको गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू भी कह देते हैं क्योंकि गट से रिलेटेड है। तो ये एक प्रकार का गाल्ट है, गट एसोसिएट। अगर यही रेस्पिरेटरी सिस्टम के म्यूकोसा में पाया जाता है कोई लिम्फॉइड ऑर्गन, तो उसको बाल्ट कह देते हैं। बाल्ट मतलब ब्रांकियल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, वो भी एक माल्ट ही है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के म्यूकोसा में पाया जाता है। तो है ये सब माल्ट, लेकिन जहां जहां है, जैसे गट में है तो गाल्ट कह देंगे, ब्रांकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो उसको बाल्ट कह देंगे। तो चलो अब सवाल पूछा जाता है पेयर्स पैचेस को पता है और क्या कहते हैं? एब्डोमिनल टॉन्सिल भी कह दिया जाता है, ये हमने लिखवाया है ना आपको, एब्डोमिनल टॉन्सिल। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पेयर्स पैचेस कहाँ है, तो किसी ने सुपरफिशियल पढ़ा होगा तो कहेगा कि इंटेस्टाइन में है। चलो अच्छा इंटेस्टाइन में कहाँ है? म्यूकोसा में है। चलो अच्छा म्यूकोसा में कहाँ है? लेमनिया प्रोप्रिया में। एल आ रहा है, एल आ रहा है, माल्ट में एल आ रहा है, लेमनिया प्रोप्रिया में है। इतना डीप आपको जानना है।
तो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के लैमिनिया प्रोप्रिया में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब रही बात आखिरी एपिथेलियल म्यूकोसा की। ये जो एपिथेलियल म्यूकोसा है, यहीं से इसी के ये एपिथेलियल टिश्यूज के ही मॉडिफिकेशन होते हैं ग्लैंड। हमेशा याद रखना, ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन होते हैं। फिर से सुन लीजिए, जैसे आपको बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। मान लीजिए ये ग्लैंड क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू है, टिश्यू में ये ग्रुप ऑफ सेल्स। मान लो ये एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का सबसे, जो अभी टिश्यू पढ़ा देंगे आपको, एनिमल फिजियोलॉजी खत्म होगा या जब हमारी दूसरी क्लास शुरू होगी तो पहले टिश्यू ही पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मान लो ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो टिश्यू में ये सब सेल्स हैं। ग्लैंड्स कैसे बनते हैं पता है? मान लो इसी में से कोई सेल नीचे की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट हो गई, एक या दो या बहुत सारी सेल नीचे की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, तो वही बना ली ग्लैंड। तो ग्लैंड किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन। अगर केवल ग्लैंड केवल एक सेल से बना है तो उसको यूनिसेलुलर ग्लैंड कहेंगे, बहुत सारी सेल से बना है तो उसको मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ये किस पे होते हैं? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स अगर नीचे की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती हैं तो वही बन जाती हैं ग्लैंड। और ग्लैंड अगर एक सेल से बनी है तो उसको कहेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड, और ग्लैंड अगर बहुत सारी सेल से बनी है तो मल्टी सेलुलर। अब देखो यही एपिथेलियल म्यूकोसा है तो यहीं पे ग्लैंड होगी। अब हम जानना चाहेंगे कि ग्लैंड क्या क्या हो सकता है। देखो ईसोफेगस के अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे वही है गोबलेट ग्लैंड। म्यूकोसा में एपिथेलियल म्यूकोसा की जो ग्लैंड है इसको कहते हैं गोबलेट ग्लैंड। तो आपसे पूछ दिया जाए कि भैया ये गोबलेट ग्लैंड कहाँ है, तो आप कहेंगे ईसोफेगस के अंदर, हमारे ईसोफेगस के अंदर गोबलेट ग्लैंड यूनिसेलुलर ग्लैंड है बॉडी की। फिर से सुनिए, गोबलेट ग्लैंड बॉडी की यूनिसेलुलर ग्लैंड है, एक ही सेल से बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। स्टमक में आएंगे तो स्टमक में पता है, स्टमक में जो ये ग्लैंड होती है ना, कैसी ग्लैंड है? सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, यही है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक की म्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में। ठीक है, ये ल्यूमन हम हटा दे रहे हैं। अब आपसे कहे कि भैया इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड है, तो इंटेस्टाइन में ग्लैंड है क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन, जो इन दो दरारों के बीच में पाई जा रही है। क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन। इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में ग्लैंड कौन सी है? क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन। इस क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन के चारों तरफ कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को कहा जाता है क्या? इन सेल्स को कहा जाता है पैनेथ सेल। पैनेथ सेल भी यूनिसेलुलर ग्लैंड की तरह काम करता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम सिक्रीट करता है, लाइसोजाइम। तो देखो सारी ग्लैंड तो हमने बता दी। तो मोस्टली ग्लैंड्स हैं कहाँ? म्यूकोसा में, एक्सेप्ट ब्रूनर ग्लैंड। केवल ब्रूनर ग्लैंड ऐसी है जो सब म्यूकोसा में है। केवल ब्रूनर ग्लैंड ऐसी है जो इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा में है। तो चलो हम ब्रूनर ग्लैंड को थोड़ा ठीक ठाक ऐसे बना देते हैं। तो सारी ग्लैंड आप देख रहे हो कि भैया म्यूकोसा में है। एपिथेलियल सेल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं तो एपिथेलियल तो म्यूकोसा में मिल रहा है। अब हम इनका नाम दे दें। यहाँ पे जो ग्लैंड है इसको हमने गोबलेट ग्लैंड कह दिया। यहाँ पे हम जो ग्लैंड देख रहे हैं इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कह दिए स्टमक के अंदर। यहाँ पे जो हम ग्लैंड देख रहे हैं इसको कह दिया क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन। क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन इंटेस्टाइन के अंदर ये ग्लैंड है, क्या सिक्रीट करता है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, सब पिछली क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? पैनेथ सेल। पैनेथ सेल भी यूनिसेलुलर ग्लैंड है जो कि क्या सिक्रीट करता है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम।
ये सब हमने इंटेस्टाइन में लिखाया तो था। ये क्या सिक्रेट करता है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। चलो अब हम आपको एक लास्ट चीज बता रहे हैं। लेमनिया प्रोप्रिया में आपने देखा कि ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस पेयर्स पैचेस हमें इंटेस्टाइन वाले रीजन में देखने को मिला। देखो अब ये जो एपिथेलियल म्यूकोसा है, एपिथेलियल म्यूकोसा की ही फोल्डिंग आपको दिख रही है। हालांकि एपिथेलियल म्यूकोसा की फोल्डिंग इसमें कुछ ज्यादा फोल्डिंग होती नहीं है। किसमें? ईसोफेगस में ज्यादा इसकी कोई फोल्डिंग नहीं है। ईसोफेगस में, स्टमक में इसकी फोल्डिंग को कहते हैं रूगे। इंटेस्टाइन में इसकी फोल्डिंग को कहते हैं विलाई। विलाई के चारों तरफ, इंटेस्टाइन में विलाई कह दिए, स्टमक में रूगे। विलाई के चारों तरफ एक छोटे 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 माइक्रोविलाइज भी हैं। इतना हैंग क्यों हो रहा है? काफी दिन बाद चल रहा है। तो विलाई के चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो। तो ये सब देखो आपको, ये एकदम आई ओपनर जिसको कहते हैं, विलाई और माइक्रो विलाई है क्या? ये म्यूकोसा की फोल्डिंग है। हम कहते हैं ना म्यूकोसा सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? अब देखो ये कोई चीज है, आपने स्ट्रेट रख दिया, कोई चीज ऐसे फोल्ड 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 करके उतनी जगह में इतना सारा हो जाएगा। तो है ना, ये फोल्डिंग है, म्यूकोसा की फोल्डिंग को स्टमक में रूगे कहते हैं, इंटेस्टाइन में विलाई कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में? देखो स्टमक में रूगे कह दिया, इंटेस्टाइन में विलाई कह दिया। ये हिस्टोलॉजी जिसको समझ में आ गई उसको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में अरेंजमेंट होता क्या है। खाना खाने के बाद सब कुछ आता है इसी ल्यूमन में। ल्यूमन में ही होता है डाइजेशन। अब आपको हम एकदम एक, ल्यूमन में हमारे सारे एंजाइम, क्योंकि इसीलिए तो हम कहते हैं हमारा डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर हो रहा है। ल्यूमन में हो जाता है डाइजेशन। जब डाइजेशन हो जाता है तो सारे छोटे छोटे पार्टिकल मोनोमर, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये सब जो है, न्यूक्लियोटाइड नहीं कह सकते, पेंटोज शुगर, ये सब इसी ल्यूमन में डाइजेस्टेड फूड पड़े होते हैं। अब सवाल है कि ल्यूमन में जब डाइजेस्टेड फूड है, ये क्या हो रहा है भाई? अरे यार, हम्म सब लग रहा होगा कि कितना हौश पौश हो गया सब ना, सब एकदम। लेकिन आप समझ रहे हो कि ये क्या चीज है? आप इसे थोड़ा सा समझोगे ना कि ये है क्या, मैम ने ये क्या बता दिया। रुक जाओ तो इनकी दवाई करते हैं। यहाँ नहीं चलना है, यहाँ चलना है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है? एंजाइम का खतरा है। अरे हम्म अब हौच पौच हो गया, बाद में बैठ के बनाना। यार एक पेज खराब हुआ होगा, इससे ज्यादा क्या है। तो जिसका हुआ है वो सही। आपको अब समझ में आई बात। ल्यूमन में जो भी हमने खाया है यहीं पे डाइजेस्ट होता है। अब सोचो डाइजेशन के बाद ये क्या होता होगा। ये हमारी जो म्यूकोसा यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, और फिर ये आ जाता है आपके यहीं पे ब्लड वेसल। यहाँ से जो ब्लड वेसल निकली है ना, आओ आपको एक और बात बताते हैं। पहले रुको यहीं पे, सही बना है ना? देखो जैसे क्या हुआ, बस इतना समझ लो, ये म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है, ये मान लो म्यूकोसा है। बस आप यूं समझो। ये मालिक अब रहने दो।
मालिक तो रहने दें, पर क्या करें। देखो यहीं पे जो कुछ भी मान लो ये हमने खाया है, पचाया है, ये सब यहीं से एब्जॉर्ब होगा, इसी विलाई से। तो विलाई से ऐसे एब्जॉर्ब होगा। और ये सब ये मान लो सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा से ब्लड वेसल निकलेगी, कैपिलरी। ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी कैपिलरी कैपिलरी, बहुत सारी कैपिलरी आके यहीं क्या बना लेंगी, आप मुझे बताइए। बहुत सारी कैपिलरी, बहुत सारी कैपिलरी। इस कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड। बहुत सारी कैपिलरी, बहुत सारी कैपिलरी मिलके एक वेन बनाएगी। इस वेन का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। जिन्होंने मेरी क्लास पढ़ी होगी उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या आखिर। ये ल्यूमन में जो भी खाई पचाई चीजें हैं, ये बहुत सारी कैपिलरी। तो भाई कैपिलरी के ग्रुप में हमने कहा कैपिलरी से शुरू, कैपिलरी में खत्म। हिपैटिक पोर्टल वेन गट से कहाँ जाता है, लीवर। और यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा खाया पिया है वो ले जाएगा लीवर में। और लीवर में भी ऐसे पहले कैसे वहाँ पे लीवर एब्जॉर्ब करेगा, तो ये भी तो पहले कैपिलरी में। इसको क्या कहेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन। बस यहाँ से निकली, मेनी कैपिलरीज रिज्वाइन होके हिपैटिक पोर्टल वेन बना ली। और हिपैटिक पोर्टल वेन गई लीवर। लीवर में एक्स्ट्रा चीजें, पहले डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, जो भी टॉक्सिन वगैरह हैं वो रिमूव हो गए। जितनी जरूरत है बस उतना किसको गया, हार्ट को। तो हार्ट को जाएगा कैसे, हार्ट हमारा हार्ट यहाँ है, ठीक। तो जाएगा पहले इधर इंफीरियर वेना केवा मिल रही होगी, उसको कहेगा भैया मुझे लेते चलो, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा को ही, इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा को ही बाहर से राइट आरिकल में जाने का सौभाग्य मिला है, बाकी सब नहीं जाएंगे। तो ये कहेगा मुझे लेते चलो। तो ठीक है भैया, इनको हिपैटिक वेन है, ये हिपैटिक वेन है। लीवर से जो वेन जाएगी वो हिपैटिक, ये किसके साथ जुड़ जाएगी, इंफीरियर वेना केवा के साथ। अब ये हिपैटिक वेन ये आ जाएगा कहाँ, ये जितनी भी यूजफुल ग्लूकोज अमाइनो एसिड राइट आरिकल में। राइट आरिकल से कहाँ जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब आया तो ये लंग्स को जाएगा, किसको जाएगा, पल्मोनरी ओर्टा के थ्रू जाएगा लंग्स को। लंग्स को बस इसलिए जा रहा है, हाँ, लंग्स को बस इसलिए जा रहा है कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजनेट हो जाए। तो जब ये लंग्स से वापस फिर कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ आ जाएगा लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ओर्टा, सबसे बड़ी ओर्टा, ओर्टा से निकलेगा और बॉडी के हर सेल्स को ये दिया जाएगा। बॉडी के हर सेल्स को, मतलब आप खा रहे हो तो क्या क्या हुआ, आप कोई चीज खा रहे हो बॉडी की हर सेल्स को। हार्ट में भी देखो पहले गया ये, आपको ये चीज हम समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। हो गया, वेरी गुड। अब देखो सबसे पहले हम अपनी पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस आपको बता देते हैं। हमने कोई चीज पहले सबसे पहले इंजेशन किया, ये बनाना नहीं है आपको, ये तो हमने बताया बस आपको, इस सिस्टमिक कैपिलरी में टूट के, ठीक। है कि नहीं, कनेक्ट हो गया, अच्छा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोई चीज इंजेशन किया, इंजेशन के बाद हमने मैस्टिकेशन किया, मैस्टिकेशन में हमने चबाया, फिर उसको डिग्लूटिशन किया, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग के बाद ये ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से हमारे स्टमक में आया, स्टमक में HCl मिला, ठीक है। स्टमक से वो HCl मिला, कर्निंग मूवमेंट हुआ, उसको काइम कहने लगे। स्टमक से आया डिओडेनम में, स्टमक से आ गया ये डिओडेनम में। डिओडेनम में इस फूड के साथ 3 जूस मिलने जा रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस। हाँ, अब समझ आया कि आपने सर्कुलेशन पहले ही क्यों पढ़ा है। हाँ, बस यही रीज़न है, बस यही रीज़न है कि हम ब्लड सर्कुलेशन पहले क्यों पढ़ा देते हैं। ना पढ़ाते तो ये सब सर से निकल जाता। और ये एनसीईआरटी ने गलती किया, हर चैप्टर ये गलती करता है, हर किताबें ये गलती करती हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पहले दे दिया। समझ ही नहीं आना है स्टूडेंट को, ये जाएगा कहाँ, हम खाएंगे लेकिन एब्जॉर्प्शन मतलब कहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, क्या उसका फाइनल फेट क्या है। तो जब तक आप सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको ये कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, यही रीज़न है। तो देखो इसके बाद डिओडेनम में 3 जूस मिला, इधर से बाइल जूस CBD की हेल्प से आया, इधर विरसंग डक्ट ऑफ विरसंग हुआ,
दोनों मिलके हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और ये एम्पुला ऑफ वेटर, स्फिंक्चर ऑफ ओडाई। ठीक है, सब समझ में आ रहा है। डिओडेनम में आ गया, डिओडेनम में आया तो वहां पे 3 जूस मिले इसके साथ। ठीक, अब ये यहीं पे जब है पूरा का पूरा फाइनल डाइजेशन यहाँ हो जाता है। फाइनल कुछ डाइजेशन स्टमक में भी हुआ है, तो स्टमक में मान लो ये ऐसे रूगी है, रूगी से कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई से कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये सब एब्जॉर्प्शन ये कैपिलरी मिल मिल के एब्जॉर्ब करके इसी में ये आ जाएगा। कैपिलरी जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तब इसके बाद ये बना लेंगे हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन से जाएगा लीवर, लीवर से एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब जो हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें जब डिपॉजिट हो जाएंगी तो केवल यूजफुल चीज़ें जाएंगी कहाँ पे? ऐसे सोचो हार्ट को नहीं, आप सोचो रास्ता क्या है? हिपैटिक वेन है। हिपैटिक वेन क्या डायरेक्टली हार्ट को जाएगी? नहीं, हार्ट को जाने के लिए 2 ही वेन जाती हैं बाहर से। एक ऊपर से सारी वेन से कलेक्ट करके सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से सारी वेन से कलेक्ट करके इंफीरियर वेना केवा। तो हिपैटिक वेन इधर से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, तो ये जाएगी किसमें? इंफीरियर वेना केवा में मिल जाएगी। इंफीरियर वेना केवा गया राइट आरिकल में, राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ओर्टा निकला, पल्मोनरी ओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी, और फिर वो लंग्स को गया। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजन मिल गई, उसने अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन आएगी, 4 पल्मोनरी वेन दोनों लंग्स से 2-2 आएंगी। फिर पल्मोनरी वेन से आया लेफ्ट आरिकल में, लेफ्ट आरिकल से आया राइट आरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी ओर्टा निकलती है एओर्टा या सिस्टमिक एओर्टा। फिर ये नीचे की तरफ आएगी एब्डोमिनल एओर्टा में, वहीं से बहुत सारी सिस्टमिक आर्टरी निकल जाएंगी। सिस्टमिक कैपिलरी टिश्यू को सप्लाई होती है, तो टिश्यू को वहाँ पे ऑक्सीजन और जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं वो दे दी जाएंगी। तो यही है पूरा का पूरा डाइजेशन। और टिश्यू उनका इस्तेमाल करेगा। टिश्यू ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज का क्या किया? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब करके वो एटीपी बनाएगा। इसी को कहा जाता है एसिमिलेशन। टिश्यू ने उसका इस्तेमाल किया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसका इस्तेमाल टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब फूड का इस्तेमाल ही कहलाएगा एसिमिलेशन। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी डाइजेशन की है। आइए अभी हमारा जो है मेन चीज़ क्या है, हमने ये हिस्टोलॉजी को एक बार रिपीट करना है। आप देख रहे हो सिरोसा में जनरली बहुत कुछ है नहीं। मस्कुलरिस में है लॉन्ग, आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडनल, इनर साइड में सर्कुलर, इन दोनों के बीच में मीजनर प्लेक्सस। ठीक है, और स्टमक में एक एडिशनल मसल लेयर है जिसको ऑब्लिक कहेंगे। फिर इसके बाद आ जाइए, स्टमक में है ऑब्लिक मसल लेयर। फिर इसके बाद आप आएंगे मस्कुलरिस के बाद सब म्यूकोसा, तो सर्कुलर मसल के नीचे सब म्यूकोसा में माइंट्रिक प्लेक्सस है नर्व का। सब म्यूकोसा में न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल पाए जाते हैं। सब म्यूकोसा में और क्या होता है ये लिख लो यहाँ पे, लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है, नर्व्स हैं। लेकिन डिओडेनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड होता है। म्यूकोसा में म्यूकोसा मस्कुलरिस, लैमिनिया प्रोप्रिया और एपिथेलियल म्यूकोसा। लैमिनिया प्रोप्रिया में आपके उधर जाइए इंटेस्टाइन में जाएंगे तो पेयर्स पैचेस है। ठीक है, म्यूकोसा की फोल्डिंग को स्टमक में रूगे और इंटेस्टाइन में विलाई, और फिर विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई। इसोफेगस में गोबलेट ग्लैंड है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइन में क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन है, क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन के चारों तरफ पैनेट सेल है। इज इट क्लियर? चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक डायग्राम में इतना समय चला गया, लेकिन चलिए हम देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया। आइए हम नर्व प्लेक्सस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नर्व प्लेक्सस ऑफ जीआईटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बार बार पूछा जाता है। जीआईटी का नर्व प्लेक्सस, तो आपने कहा जीआईटी में 2 न्यूरॉन के प्लेक्सस पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहला है ये आपका मीजनर प्लेक्सस। यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया है क्या? माइंट्रिक,
एक मिनट, क्या लिखा है मैंने? हाँ, एक गलती हो गई है, एक गलती हुई है, एक गलती, थोड़ा सा बस, सॉरी, एक गलती है। वही तो, ये वाली जो मसल है ना, इसको माइंट्रिक लिख लेना, और जो सब म्यूकोसा में है इसको मीजनर लिख लेना। सब म्यूकोसा में, ये उल्टा हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। सब म्यूकोसा वाला मीजनर, और ये अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, बस थोड़ा सा क्रॉस कर लेना। तो सबसे पहले देखिए, जो एक मसल है जिसको माइंट्रिक कहेंगे, मायोलॉजी टर्म इज रिलेटेड टू मसल, एंटेरिक टर्म इज रिलेटेड टू गट। माइंट्रिक प्लेक्सस, या इसी को और याद रख लेना, इसका दूसरा नाम नाम है आरबैक्स, हाँ, आरबैक्स प्लेक्सस। और यहाँ पे ये एक है मीजनर्स, हाँ, मीजनर प्लेक्सस। अब आप दोनों आप बताइए लोकेशन कहाँ है? ये इन मस्कुलरिस ना, अभी मैंने इसको चेंज किया है, इन मस्कुलरिस, और ये इन सबम्यूकोसा, इन मस्कुलरिस और इन सबम्यूकोसा। यस, आप बताइए माइंट्रिक किसके किसके बीच में है? बिटवीन सीएमएल एंड बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर। ये किसके बीच में है? बिलो सीएमएल, बिलो सीएमएल। हाँ, डन हो गया क्या? अब इनका काम क्या है? इसको बिटवीन एलएमएल एंड सीएमएल या एबव एलएमएल भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के ऊपर ये भी कहा जा सकता है। जैसे ये सीएमएल के नीचे है और ये एबव लॉन्गिट्यूडनल, ये बिलो सीएमएल, ये एबव एलएमएल, ऐसे भी लिख लो, एकदम आसान हो जाएगा। जानते हैं अब ये न्यूरॉन है तो ये करते क्या है? कंट्रोल्स द मोटिलिटी ऑफ गट, कंट्रोल्स द मोटिलिटी। ये न्यूरॉन क्या करता है? जीआईटी का पूरा मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब इसोफेगस में पेरिस्टालसिस हो रहा है, पेरिस्टालसिस, कर्निंग मूवमेंट, ये सब, लाइक दैट इज क्या? पेरिस्टालसिस, कर्निंग मूवमेंट स्टमक में हो रहा है, इन सबको ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? माइंट्रिक प्लेक्सस। मीजनर प्लेक्सस क्या करता है? ये कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ जीआईटी। ये क्या करता है? कंट्रोल्स या रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ जीआईटी, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स ऑफ जीआईटी, या एंजाइम्स ना लिख के सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ जीआईटी, जैसे हमारी जीआईटी में बहुत सारे जूसेस हैं, उनके बारे में हम बात कर लें। ठीक, तो ये नर्व प्लेक्सस हो गया।